Namaste friends. Today I want to talk about something simple but very serious. The bulldozer as a tool of law and of punishment. दोस्तों अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं जी म्युनिसिपल वालों ने एक्शन लिया, स्लम ड्वेलर्स की जो बस्तियां थी, सेटलमेंट्स थी, जो एनक्रोचमेंट्स थी, उनको ढहा दिया गया, राइट। ज़्यादातर केसेस में ये सज़ा की तरह दिखाई जाता है, right? But there are countries where the law protects slum dwellers, but in India, illegality is treated as illegitimacy. यानी कुछ देशों में कानून स्लम में रहने वालों को सुरक्षा देता है, लेकिन इंडिया में इलीगल रहना ही गैर कानूनी माना जाता है। समझ रहे हैं आप? देखिए, बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में स्लम ड्वेलर्स को प्रोटेक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि फॉर्मल हाउसिंग अनअफोर्डेबल है। इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। फॉर्मल घर मिलना मुश्किल होता है, एंड बिकॉज द लॉ ऑफन इग्नोर्स हाउ इलीगैलिटी इज प्रोड्यूस्ड, लाइक लैक ऑफ प्लानिंग, हाउसिंग शॉर्टेजेस, स्टेट टॉलरेंस फॉर डेकेड्स फॉलोड बाय सडन डेमोलिशन। इलीगल होना अक्सर सिस्टम की गलती है, आम आदमी की नहीं। बिकॉज व्हेन डिमोलिशंस हैपन selectively word is very important, after a crime or right, they send a message, will punish whole families or whole communities. चुने हुए लोगों पर ही क्यों कार्रवाई, ये फर्क देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, अभी आफ्टर पहलगाम अटैक्स जो सस्पेक्टेड है ना, उनके जो घर हैं उनको डिमोलिश कर दिया गया। अहमदाबाद में मास स्केल प्ले क्लियरेंस कराया गया जो लेक्स के अराउंड सेटलमेंट्स थे। इससे थाउजेंड्स लोग अफेक्ट हुए और कोई रिहेबिलिटेशन नहीं करा गया उनका। असम में लार्ज स्केल एविक्शंस हुए रिजर्व्ड फॉरेस्ट लैंड्स। ये सब एग्जांपल्स क्या दिखाती हैं कि बुलडोजर सिर्फ सफाई का जरिया नहीं, कभी कभी दंड देने का तरीका भी बन जाता है। दोस्तों, कोर्ट्स का क्या स्टैंड है? देखो, कोर्ट्स कैन मेक रूल्स कि आपको जी नोटिस देना है, रिकॉर्ड रखना है, वीडियो बनाना है, यानी कि प्रोसीजर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कोर्ट्स के अकॉर्डिंग। बट प्रोसीजर अलोन वोंट स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। अगर देखिए, ऐसा समझिए, कोर्ट का ये स्टैंड है जी आप प्रोसीजर फॉलो करिए। देखिए, प्रोसीजर फॉलो करिए इसका मतलब अगर नोटिस आप सिर्फ कुछ लोगों को दे रहे हैं और बाकी सबको नहीं दे रहे, तब भी तो नाइंसाफी हो रही है ना। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स तब बेकार हो जाते हैं जब स्टेट चूज करके टारगेट करती है। देखिए, तो क्या होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, जजेस और ऑफिशियल्स को तो ये पूछना चाहिए जी कारण क्या है, व्हाई डू पीपल लिव इन इलीगल होम्स। फर्स्ट प्लेस पे तो क्वेश्चन यही होना चाहिए लाजमी। एंड ऑफिशियल्स एंड जजेस, दे शुड आस्क दीज स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। भाई, देयर शुड बी इक्वल ट्रीटमेंट। अगर एक एरिया में 100 घर इलीगल हैं, सब पे एक साथ एक्शन या रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। आप सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों करते हैं, है ना? आर्टिकल 14 ये कहता है ना, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करता है। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। एंड रियल रेमेडीज वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, नॉट ओनली। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि देखिए, जब हम किसी का हाउस जो डिमोलिश कर देते हैं तो हमें उनको रिहेबिलिटेट भी करना चाहिए, है ना? तो ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो आप लिख सकते हैं कि जो स्लम ड्वेलर्स को लेके बड़ी प्रोटेक्टिव है ना? बट इंडिया में क्या है, उलट है। इलीगैलिटी को इलेजिटिमेसी करार कर दिया जाता है। देखो, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ, पर सच्चा रूल ऑफ लॉ तो वही है ना जो गरीब को, मजलूम, मजदूर, मजबूर और अल्पसंख्यकों को भी इंसाफ दे।
तो फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, लेट्स नॉट लेट प्रोसीजर हाइड पॉलिटिक्स, लेट अस डिमांड जस्टिस दैट इज बोथ फेयर एंड ब्रेव। आज हम बात करेंगे कास्ट और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक पे। सिंपल वर्ड्स में यूं कहूँ तो रोड्स सबके लिए बन रहे हैं, पर उनका फ़ायदा सबको नहीं मिल रहा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इमेजिन करो, एक छोटी सी मंडी है गांव के पास में, 2 लोग हैं, राम जो एक मराठा शुगर केन फार्मर है, और सीता जो एक दलित शेड्यूल कास्ट लेबरर की बेटी है और छोटी सेलर है। जब रोड बना तो राम अपनी केन्स को इजीली मार्केट तक ले गया, उसे ट्रांसपोर्ट मिल गया, उसकी शॉप बढ़ गई। एंड व्हाट अबाउट सीता? रोड तो उसके पास भी था, पर उसके पास कोई ट्रैक्टर या क्रेडिट नहीं, एंड बस का स्टॉप दूर था, और शॉप लगाने के लिए मार्केट में उसे स्पेस ही नहीं दी गई, ना ही कस्टमर मिले। फ्रेंड्स, इसे हम कह सकते हैं फंक्शनल एक्सक्लूजन। इस केस में फिजिकल एक्सेस तो है, फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सेसिबल है, पर उसका बेनिफिट नहीं मिलता। रोड तो है बट फायदा नहीं मिल रहा। देखिए, रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के 2 गांव स्टडी किए। एक है जैन डोमिनेटेड, दूसरा मराठा डोमिनेटेड। दोनों गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड तो आए, पर बेनिफिट्स अलग अलग कास्ट ग्रुप्स को मिले। अपर कास्ट लोगों ने रोड्स को अपना इकोनॉमिक एडवांटेज बनाया, शुगर ट्रांसपोर्ट, शॉप्स, बिजनेस एक्सपैंड हुआ, एंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज का सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम रहा। लैंडलेस या छोटे किसान होने की वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके बेनिफिट ही नहीं ले पाए। समझ रहे हैं आप? यूं समझिए, एक अपर कास्ट का शॉपकीपर है, रोड आने से उसका बिजनेस डबल हो जाता है, ट्रक्स आते हैं सीधा उसके पास। एंड दूसरा समझिए, शेड्यूल कास्ट वुमेन सेलर है, वो कहती है जी हाँ, पर मुझे तो मार्केट तक पहुंचने के लिए 2 ऑटो चाहिए और पैसे भी नहीं है मेरे पल्ले, मेरे बच्चे स्कूल जाना ही मुश्किल हुआ पड़ा है, मेरे लिए तो बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत बड़ी मुशक्कत है। तो प्रॉब्लम देखिए सिंपल है, पॉलिसीज कास्ट ब्लाइंड हो चुकी हैं, ऐसी बनी है जो कास्ट ब्लाइंड है, कास्ट सेंसिटिव नहीं है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीम्स, टेक्निकल मैट्रिक्स में हम कहते हैं ना जी, इतने किलोमीटर्स, इतने विलेजेस जी हमने कनेक्ट कर दिए, पर ये कौन देखता है जी किस किस को फायदा हुआ? तो आप कॉजेज लिख सकते हैं, इलीट कैप्चर, जो इलीट तबका होता है, एफ्लुएंट सेक्शन होती है, हाई कास्ट सोशल लैडर में जो टॉप पे होते हैं, लोकल पॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप्स रोड अलाइनमेंट और सर्विसेज को अपने फेवर में बना लेते हैं। आप दूसरा रीजन लिखिए या इम्प्लीकेशन लिखिए, एसेट इनइक्वालिटी, लैंड, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, जिनके पास है वही कन्वर्ट कर लेते हैं कनेक्टिविटी को प्रॉफिट में। थर्ड आप लिख सकते हैं वीक पार्टिसिपेशन, जी ग्राम सभा फॉर्मली तो रहती है, बट शेड्यूल कास्ट की वॉइसेस अक्सर एक्सक्लूड या इंटिमिडेट कर दी जाती हैं, यानी उन्हें दबा दिया जाता है। तो सॉल्यूशंस के पार्ट के मैं बात करती हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल और इजी एक्सप्लेन तो मैं अगर करूँ तो आप पॉलिसी मेकर्स, एक्टिविस्ट्स और आम लोग, सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक टेबल पे लाके डिस्कस करके फिर बनाइए एंड मैप कीजिए शेड्यूल कास्ट की सेटलमेंट्स को सेंसस और लोकल सर्वे से। ये देखना चाहिए कि रोड अलाइनमेंट किसे सर्व कर रही है। आप बना रहे हैं रोड पर शेड्यूल कास्ट का मोहल्ला इतनी दूर है कि उनकी प्रॉक्सिमिटी में ही नहीं है वो रोड। अगर हमारे मैप से पता चले कि एक हैमलेट या बस स्टॉप दूर है, तो देखिए फीडर रोड प्रायोरिटी पे आना चाहिए जो उससे कनेक्ट करे, एंड हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड एरियाज को हायर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए।
डोर टू डोर आउटरीच हो, लोकल लैंग्वेज वर्नाक्युलर लैंग्वेज में उनको इंफॉर्मेशन मुहैया कराई जाए, प्रोटेक्टेड फोरम्स जहाँ शेड्यूल कास्ट अपनी बात रख सकें, ये भी प्रोसेस इंक्लूड करी जाए, है ना। और ग्राम सभा तो है ही है, उसके अलावा आप सेशंस रखिए वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट ओनली, इन लोगों के लिए इनकी आवाज़ को दबाना नहीं है, इनको एनकरेज करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, रोड प्लान्स, ऑनलाइन डैशबोर्ड, कास्ट वाइज बेनिफिट्स सब शो करिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स करिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डैशबोर्ड आप कोट कर सकते हैं। आप देखिए कि उस पे आपको पता लगना चाहिए कि देखिए किस गांव को कितना फायदा हुआ, पब्लिकली विजिबल होना चाहिए सारा डेटा। एंड पंचायत को ट्रेन करा जाए, ग्रीवेंस के चैनल्स बनाए जाएं, हेल्पलाइन, लीगल सपोर्ट, सिविल सोसाइटी मेंटरशिप, कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान बढ़ाया जाए। एंड एमजी, नरेगा, माइक्रो क्रेडिट, लैंड एंटाइटलमेंट सबको लिंक कर दिया जाए, है ना फ्रेंड्स। रोड्स बना देना ही काफी नहीं है, लाइवलीहुड भी बनना चाहिए ना। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं। तो ये एक इशू हम डिस्कस कर रहे थे। देखो रोड्स बना देना ही डेवलपमेंट नहीं होता जब तक वो रोड सबको डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी नहीं देता, हम सच में कनेक्टेड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रियल टेस्ट तो ये है क्या सब लोग स्कूल, क्लिनिक, मार्केट आसानी से रीच कर पाते हैं। अगर जवाब है नहीं तो ये पॉलिसी तो कास्ट ब्लाइंड हुई, कास्ट सेंसिटिव तो नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्पेशली रोड ट्रांसपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपोर्ट एमिशंस में। नो डाउट एविएशन सेक्टर भी करता है। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 2/3 ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट एमिशंस। तो देखिए अगर अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, ईवीज पुश कर रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दे रही हैं। पर हमें ये समझना है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स they are also coming with their own challenges, they have their own set of challenges। तो क्या है हम समझते हैं। उससे पहले मैं एक पीटर ड्रकर जी का कोट पढ़ूंगी, बहुत अच्छा कोट है। उन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, efficiency is doing things rightly but effectiveness is doing right things। ठीक है, एफिशिएंसी होती है जी आप जो काम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करिए, बट इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जी वही करिए ना जो सही है। इज डूइंग द राइट थिंग्स, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट। तो बेस्ट क्या हुआ, ऐसा काम हो जो एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी हो। देखिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन की बात करते हैं। क्यों हैं लोग इतने इंफीरियर, या क्यों नहीं लोग इसको वेलकम कर रहे। तो सबसे बड़ी बात देखिए इसका अडॉप्शन जो है बड़ा स्लो है। EVs are only 3% of global cars and less than 1% in India, mostly in big cities। देखिए एक तो इनका हाई प्राइस है, कॉस्टली होती हैं ये ट्रेडिशनल कार्स के कंपैरेटिवली, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। देखिए कोई भी चीज़ है ना वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी देगी ना जब आप व्हीकल को ज़्यादा चलाएंगे। बट आप देखिए अर्बन लोग क्या कर रहे हैं कि कम्यूट कर रहे हैं घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो इतनी उनको ट्रैवल में उनको इतना टाइम नहीं वो उसे यूज़ कर पाते, है ना। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा आप देखिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं। जो डीजल ट्रक होता है ना इट कैन ट्रैवल अप टू 1900 किलोमीटर्स, बट जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स होते हैं ना दे कैन ओनली गो अप टू 530 किलोमीटर पर चार्ज। देखिए कितना फ़र्क है, 1900 किलोमीटर कहाँ और
530 किलोमीटर, आधा भी नहीं। एंड ईवी बैटरीज आर वेरी वेरी हैवी, अप टू 4000 kgs, और गवर्नमेंट वेट लिमिट्स की वजह से ज्यादा ट्रक्स चाहिए एंड सेम कार्गो के लिए। समझ रहे हो ये पॉइंट? जो बैटरीज होती है ना वो बड़ी भारी होती हैं, और गवर्नमेंट ने क्या करा है जी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि जो आपकी बैटरी का साइज होगा फला व्हीकल के लिए ये सरपास नहीं करना चाहिए इस लिमिट को। तो क्या होगा फिर, आपको ज्यादा ट्रक्स चाहिए होंगे ना सेम कार्गो को कैरी करने के लिए। अब एक ट्रक था, वो डीजल रन था, तो वो तो जी कर लेता था मैनेज, बट अब आपको इलेक्ट्रिक ट्रक अगर आप यूज करोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रक यूज करोगे, तो आपको लाजमी है ज्यादा ट्रक्स जरूरत पड़ेंगे और आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड फ्रेंड्स, हाइड्रोजन व्हीकल की हम बात करते हैं ना, बड़े प्रॉमिसिंग है। देखिए अभी भी ये बड़ी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी रिसर्च में ही है, तो ये भी आप एक लूप होल लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है मिनरल डिपेंडेंसी। क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है, लिथियम, कोबाल्ट, ये सब ना, निकेल, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये ज्यादा हमारी कंट्रीज इंडिया में नहीं पाए जाते, हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। चाइना जो है वो डोमिनेट करता है इन मिनरल्स में, तो इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है या डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी बाकी कंट्रीज पे। एंड फ्रेंड्स, माइनिंग, जब हम माइनिंग करेंगे ना इन रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जी कह रहे हैं जी हम बड़े एनवायरमेंट कॉन्शियस हो रहे हैं, हम एमिशंस कम करने लग रहे हैं, पर हम खुद माइनिंग जब करेंगे ना उससे भी तो हम एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, वाटर डिप्लीट करेंगे, पॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम्स को हम और एग्रेवेट कर रहे हैं, रादर देन रिड्यूसिंग हम इसे और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट कम्प्लीटली ग्रीन, है ना। बैटरी प्रोडक्शन में, माइनिंग, कितना एमिशंस तो हम वहीं स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। एंड फ्रेंड्स, दूसरा, लोग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ये इतना, इसलिए भी लोग रिलक्टेंट है। तो मैं ये कहूंगी जी, जो हमारा फोकस है ना कि जी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील कर दें, अपने ट्रेडिशनल व्हीकल्स को गिव अप कर दें, वो बहुत ही मायोपिक है, शॉर्ट साइटेड सोच है ना। क्यों? देखिए, क्योंकि इसके भी मैंने आपको बताया कि माइनिंग से भी हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं ना। और हमारे पास ना इनोवेशन, उस पर हम इतना काम नहीं कर रहे कि देखिए बैटरी, अब ठीक है साइज पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो अब इनोवेशन करिए ना कि उस चीज को, चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील करिए। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं जी, ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम यूज करेंगे, उसमें भी हमें इतनी इनोवेशन करने की जरूरत है। अभी ये सब नाइव टेक्नोलॉजीज हैं, अपनी स्टार्टिंग फेज में, पूरी मेच्योर नहीं हुई हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट, बहुत पेशेंटली लोगों को मतलब एनकरेज करना है, ठीक है ना। मैं फिर से ये कहूंगी, पीटर ड्रकर जी की जो लाइन है, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम हिल्सा डिप्लोमेसी पे बात करेंगे। जी हाँ, बंगाली हिल्सा फिश की बात करेंगे, जिसका कनेक्शन पॉलिटिक्स, कल्चर और एनवायरनमेंट तीनों से है। इंडो बांग्लादेश डिप्लोमेसी भी हम इसमें कवर कर लेंगे। देखिए, हिल्सा बंगाली कुजीन है, एक आइकॉनिक डिश है, सिर्फ टेस्ट के मामले में ही नहीं, एक कल्चरल नॉस्टैल्जिया का सिंबल, मिडिल क्लास से लेकर रिच हाउस होल्ड्स तक की पहचान है हिल्सा फिश। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन घट रही है हिल्सा फिश की, तो हिल्सा फिश एक लग्जरी बन गई है और कॉमन लोगों के लिए मुश्किल से एक्सेसिबल है ये। हिल्सा की पॉपुलेशन 1900s से ही गिर रही थी। आई मीन कि क्यों? डैम्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, रिवर मैनेजमेंट इश्यूज ने इसे बहुत स्कैर्स बना दिया, यानी कि उनकी सप्लाई बड़ी कम होगी। इंडिया में रिपीटेड
हमने हैचरी एक्सपेरिमेंट्स करे, लेकिन नेचुरल कंजर्वेशन पर कभी फोकस ही नहीं करा। बांग्लादेश में कंजर्वेशन पॉलिसीज फॉर्मल रही, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन फिशिंग कम्युनिटीज तक ही लिमिटेड रहा। एंड फ्रेंड्स, पार्टीशन के बाद वेस्ट बंगाल के लिए हिल्सा और भी वैल्यूएबल हो गई। ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज की मेमोरीज में एक कल्चरल सिंबल बना दिया गया था। बट फ्रेंड्स, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, पॉलिटिकल टेंशंस और डैम कंस्ट्रक्शन जैसे फरक्का बैरेज ने हिल्सा को एक स्केर्स और एक्सपेंसिव कमोडिटी बना दिया। हिल्सा आप यूं समझिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश है ना, अपने बाजू में है, तो ये शेयर करते हैं ये डिश को। दोनों साइड के जो लोग हैं हिल्सा खाना बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1950 से 1990s तक स्मगलिंग, पॉलिटिकल डिस्प्यूट से चक्कर में हिल्सा मार्केट काफ़ी अनस्टेबल हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी, एंड मिडिल क्लास का प्रेशर और फिशर फोक का जो लाइवलीहुड, दोनों ही गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज थे। फ्रेंड्स, शेख हसीना के टाइम पे हिल्सा डिप्लोमेसी शुरू हुआ। बांग्लादेश ने हिल्सा को एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। हिल्सा के गिफ्ट्स इंडियन पॉलिटिशियंस को स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा के फेस्टिवल्स के लिए भेजे जाते थे अक्सर। ये डिप्लोमेसी एक तरह से फिशरी डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी का कॉम्बिनेशन था। हसीना ने इसके जरिए तीस्ता वाटर शेयरिंग जो इशू है ना, उसमें अपना इन्फ्लुएंस भी स्टैब्लिश करा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हिल्सा डिप्लोमेसी का फोकस था डिप्लोमेसी और गुडविल पे, कंजर्वेशन पे नहीं था। हिल्सा एक्सपोर्ट से लोकल प्राइजेस और ज़्यादा अफेक्ट हो गए, डिमांड अफेक्ट होगी, और डोमेस्टिक पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट लाजमी है कि वो भर गया और ज़्यादा। अब आगे सप्लाई कम थी, और अगर आप उसे हिल्सा डिप्लोमेसी के अंडर इंडिया में भेज रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में तो प्राइस बढ़ ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिशरी डिप्लोमेट्स को इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के साथ साथ डोमेस्टिक प्रेशर को भी मैनेज करना पड़ता था। आप समझ रहे हैं, ये एक फिश, और आप इसको देखिए जियोपॉलिटिक्स में एक मुद्दा बन गया ये। एंड 2024 में बांग्लादेश में रिजीम चेंज के बाद इंटरिम गवर्नमेंट ने हिल्सा एक्सपोर्ट्स को टेम्परेरीली बैन कर दिया। एक पॉपुलर मूव था, लेकिन जल्दी इसे रिवाइज उन्होंने कर दिया। देखिए, अब एक्सपोर्ट्स तो हो रहा है, बट इकोनॉमिक मोटिव से हो रहा है, पहले की तरह डिप्लोमेटिक गुडविल के लिए नहीं। हिल्सा डिप्लोमेसी एक सॉफ्ट पावर एलिमेंट टेम्परेरीली जो था वो पोज हो गया है। दोस्तों, ये आप इसे समझने की कोशिश करिए। हिल्सा का डिक्लाइन का रूट कॉज क्या है? देखिए, एनवायरमेंटल और जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं। डैम्स बना दिए आपने। जब आप एक डैम बना देते हैं उससे क्या होता है, जो माइग्रेशन जो होता है ना फिशेस का, ये रुक जाता है। अब जो फिश है, जो पहले डैम नहीं था जब, तो वो माइग्रेट करती थी, है ना। सपोज कि इंडिया से बांग्लादेश चल जाती है, बांग्लादेश से इंडिया आ जाती थी। अब आपने उनका हैबिटेट फ्रैगमेंट कर दिया, उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है इनकी मूवमेंट। एंड फ्रेंड्स, आप यूँ समझिए कि एक डैम है, तो अगर तो उसमें सिल्ट एकमलेट हो रही है ना, या एकदम से आप यूँ समझिए कि ओवरफ्लो हो जाता है वाटर, तो नीचे जो फिशेज होंगी ना, वो जो खाती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या जो घास वगैरह होती है, एकदम से स्पीडी वाटर के आने की वजह से वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड उससे भी उनका हैबिटेट आप ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। और अगर आप पॉल्यूटेंट्स डाल देते हैं पानी में, तो क्या होता है कि ना तो सनलाइट नीचे पेनिट्रेट कर पाती है, उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये ग्रो नहीं कर पाते, और यही तो फीड होती है फिशेस की। इस कारण से भी फिशेस का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो हिल्सा की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो गई, और उसकी वजह से देखिए हमने डिस्कस करा कि हिल्सा डिप्लोमेसी,
जो हसीना के टाइम पे शुरू हुई थी, अब 2024 में जब रिजीम चेंज के बाद बंद हो गई। ओके